हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बल तथा दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर। ये आपका चैप्टर क्लास 7 में भी है, सॉरी क्लास 8 में भी है और क्लास 9 में भी है। दोनों चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। जब हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया है, 21 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया और प्रीवियस ईयर से भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि बल क्या है, फोर्स क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो वस्तु में परिवर्तन लाना चाहता है। ठीक है, बल क्या है, जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हैं जिसका बाहर का जो गेट है, जो शीशा का होता है काफी मोटा, उस पर लिखा रहता है पुश एंड पुल। जब देखेंगे, जब गेट को आप अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि आप अपनी तरफ खींचेंगे तो आप जल्दी खींच लेते हैं, लेकिन वही गेट को अंदर की तरफ धक्का देंगे तो उस पर क्या होता है, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। पूरा बल लगाकर आप उसको धक्का देते हैं। तो बल क्या है, तो वही बल है क्या, एक प्रकार का ये धक्का है या खिंचाव है। ठीक है, खींचने पर आपको कम बल लगाना पड़ता है लेकिन धक्का देने में आपको ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ये क्या करता है, ये वस्तु में परिवर्तन लाता है। जो गेट है उसमें परिवर्तन ला जाएगा, इसको खींचेंगे तो अपनी तरफ खुल जाएगा, वस्तु में परिवर्तन आया, और जब धक्का देंगे तो वो उस तरफ खुलेगा, यानी कि उसमें भी वस्तु में परिवर्तन आया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बल का मात्रक क्या है, बल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर हमने नोट करके लिखा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किसी वस्तु का एक ही दिशा में लगाया गया बल क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये एक बॉक्स है। अब आप क्या है, इस पर आप इधर से धक्का लगा रहे हैं, तब तक आपका दोस्त भी क्या है, इस पर इधर से धक्का लगा। आपका बल क्या होता है, 5 न्यूटन है, और आपके दोस्त का बल मान लेते हैं 5 न्यूटन है, उसका भी। तो सपोज कीजिए कि आपके दोस्त का बल यहाँ पर सपोज कीजिए 10 न्यूटन है, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, इस बॉक्स को इसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो ये दोनों का बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी कि इस पर 10 न्यूटन और 5 न्यूटन यानी कि 15 न्यूटन का बल लग रहा है इसको इधर की आगे की ओर बढ़ने में। यहाँ तक समझ गए। तो ये क्या है कि किसी वस्तु का एक ही दिशा में लगाया गया बल क्या होता है, जुड़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो उस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी को हम समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं ये बॉक्स है, आप 5 न्यूटन का इधर से बल लगा रहे हैं, लेकिन आपका दोस्त कह रहा है कि नहीं, तुम इधर इस बॉक्स को इधर नहीं कर सकते हो, बल आपका दोस्त इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अब हम देखेंगे कि बल किधर ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों बलों के, यहाँ पर लिखा है ना मैंने कि कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है, यानी कि इस बॉक्स पर कितना बल किधर से लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 न्यूटन से इस 5 न्यूटन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 5 न्यूटन बचेगा, लेकिन इसका बल ज्यादा है तो ये बॉक्स आपका इधर की ओर गति करेगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पर यही है कि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करे तो उस पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, और जितना आएगा जिधर डायरेक्शन में वस्तु आपका उधर ही भागेगी। यानी कि ये लड़का 10 न्यूटन का इधर से बल लगा रहा था, आप 5 न्यूटन का इधर से लगा रहे हैं, तो आपका बल कम है, इसका बल ज्यादा है, तो अंतर करेंगे तो 5 न्यूटन इसका ज्यादा है, तो वस्तु आपका किधर भागेगी, इधर भागेगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो इस प्रकार आप जान गए कि एक बल दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के बराबर भी हो सकता है, यानी कि स्मॉलर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, बड़ा भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, लॉन्गर। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो क्या क्या होता है। मान लेते हैं किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो उसमें ऐसा क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तो उसकी शेप यानी कि आकृति में परिवर्तन होगा। मान लेते हैं आपके सामने ये बैलून है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, बैलून को लिए और दोनों ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, उसमें बल लगा रहे हैं, तो देखेंगे कि बैलून की आकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, पहले ये फूला हुआ था, अब क्या हो जाएगा, अब ये पिचका हुआ तरफ का हो जाएगा बैलून, यानी कि आप इधर से भी बल लगाए, इधर से भी बल लगाए इस पर, तो ये क्या होता है, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है बल लगाने पर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि गतिशील वस्तु की स्पीड यानी कि चाल में परिवर्तन होता है। अब देखिए, चाल में परिवर्तन कैसे होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए, ये पहला एग्जाम्पल ही है, जैसे कि मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, आप इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु धीरे धीरे इधर घसक रही है।
ये हो गया आपका थोड़ा सा स्पीड है, समझिए कि बहुत कम स्पीड से ये आगे बढ़ रही है, लेकिन आप क्या होता है, एक आपका दोस्त आ रहा है और इधर से 10 न्यूटन का फिर बल लगा दे रहा है, तो ये वस्तु काफी तेजी से घसकेगी, यानी कि स्पीड में क्या होता है, इसके परिवर्तन हो जाएगा, पहले धीरे घसक रही थी, अब तेज घसकेगी। तो कहने का मतलब है कि गतिशील वस्तु की स्पीड में परिवर्तन किया जा सकता है बल लगाकर, ठीक है। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि गतिशील वस्तु की दिशा यानी कि डायरेक्शन में भी परिवर्तन लगा सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, और हॉकी में क्या होता है कि आप अपने दोस्त को अपोजिट साइड वाले को दिखा रहे हैं कि हम बॉल को इधर मारेंगे, ठीक है, और आप बॉल को इधर मारने के लिए रेडी है, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे बॉल थोड़ा सा करेंगे और उसी बॉल को इधर मार देंगे। यानी कि क्या होता है, आप बल लगाकर वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका बॉल है, आप थोड़ा सा बॉल को मारे इधर, इधर आया तो बॉल डगर कर इधर आया, लेकिन यहाँ आकर फिर आप बॉल को इधर मार देंगे, तो ये क्या होता है, इस बॉल की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। यानी कि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, उसकी स्पीड में भी परिवर्तन होगा, जिसे मैंने वहां पर बताया, और उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए कुछ बल भी आपका विभिन्न प्रकार का होता है, और यही आपका VBI है, और यहाँ से आई आपके एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है कि कौन संपर्क बल है, कौन असंपर्क बल है, या फिर पूछेगा घर्षण कौन सा बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो ये कौन सा बल है। इस तरह से ही एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये आपका VBI है, पहले इसको समझते हैं। देखिए बल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका संपर्क बल, एक आपका असंपर्क बल। संपर्क बल की बात करें तो क्या होता है कि आप उस पर बल लगाते हैं, संपर्क करते हैं, आप उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ठीक है। जब तक आप इस पर डायरेक्ट कांटेक्ट में बल नहीं लगाएंगे, ये वस्तु एक ही जगह स्थिर रहेगी। तो कभी कभी होता है कि आपको उस पर डायरेक्ट कांटेक्ट लगाना पड़ता है, कांटेक्ट होते हैं उसके साथ डायरेक्ट, आप उससे जुड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, संपर्क करते हैं, तो वो संपर्क बल में आएगा। और असंपर्क बल की बात करें, जैसे कि होता है ना कि हम इनडायरेक्ट ही बात करके अपने बात को मनवा लिए, ठीक है, यानी कि बिना बात किए ही हम बात को मनवा लिए, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, बिना असंपर्क में ही अपना काम करवा लिए। तो असंपर्क बल क्या होता है कि हम अपना कोई भी मतलब फोर्स नहीं लगाया है, ये आपका इसी वजह से आपका इस पर बल लग गया, बिना इसको छुए होता है, बिना टच के जो होता है वो होता है असंपर्क बल, जिसमें आप टच कर रहे हैं, अपने अपने आप को टच करवा रहे हैं, तो वो होता है संपर्क बल, ठीक है। अब देखिए संपर्क बल में आपका हो जाएगा मस्कुलर फोर्स और आपका घर्षण हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला बात करते हैं मस्कुलर फोर्स। जब तक आपको उस पर बल लगाना पड़ता है, अपने किसी भी बॉडी पार्ट से उसको टच करना ही पड़ता है, तो जब टच कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, संपर्क में आ जाएगा। फ्रिक्शन घर्षण की बात करते हैं तो कोई वस्तु मान लेते हैं ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे चल रही है, तो उसके जो ये क्या होता है, मान लेते हैं रोड पर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसके चक्का और इस रोड में क्या होता है, घर्षण होता है, यानी कि ये भी क्या है, ये संपर्क में आ रहा है, तभी इस पर क्या होता है, ये बल लग रहा है। तो ये कौन सा भी बल हो जाएगा, ये भी संपर्क बल हो जाएगा। घर्षण के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाया था, तो इसको हम लोग और अच्छा से समझेंगे। पहले असंपर्क बल को यहाँ पर देखते हैं। देखिए असंपर्क बल चुंबकीय बल है। मान लेते हैं आपके पास कोई एक चुंबक है, आप क्या करते हैं, आपके पास दो चुंबक है, कभी कभी क्या करते हैं, या फिर समझिए कि एक चुंबक है, आप क्या करते हैं, एक सिक्का लेते हैं और चुंबक को धीरे धीरे से पास ले आते हैं, देखेंगे सिक्का अपने आप इसमें सट जाएगा, यानी कि आप सिक्का को छुए भी नहीं है और क्या होता है, इसमें सिक्का आकर सट गया चुंबक में। तो वो कौन सा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय फोर्स, यानी कि बिना संपर्क के ही वो सिक्का आपके चुंबक में आकर सट गया, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल की बात करें तो पहले हम लोग बचपन में क्या करते थे, देखो जादू में हम लोग क्या दिखाते थे कि कंघी ले लो और अपने बाल में एकदम कस के रगड़ो, ठीक है। जब उसमें आ जाएगा आपका आवेश, तो आप क्या करते हैं, कागज के छोटे छोटे टुकड़े को इतना ही ऊपर से करते थे कि देखो दूर से ही सट जाएगा, तो क्या होता है, इतना ही ऊपर से कागज का टुकड़ा उड़ उड़ के इसमें कंघी में सट जाता था। तो वो जो फोर्स लगता था वो कौन सा फोर्स था, स्थिर वैद्युत फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो भी आप कंघी को कागज से सटा नहीं रहे, बल्कि कागज के पास ही ऐसे ला रहे हैं, तो कागज खुद सट जा रहा है। तो इस तरह का जो बल लग रहा है वो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये क्या होता है, असंपर्क बल, बिना संपर्क में आई ही उस पर बल लग रहा है। इसके बाद देखिए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक प्रकार का असंपर्क बल ही है, ठीक है, जो सभी वस्तुओं पर बल लगाता है। तो ये जो आप अभी देखें तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा संपर्क बल है और कौन सा असंपर्क बल है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए कि घर्षण कौन सा बल है, या फिर चुंबकीय बल कौन सा बल है, असंपर्क बल के उदाहरण कौन है, संपर्क बल के उदाहरण कौन है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्लास 9th में भी फोर्स के बारे में दिया गया है कि फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल, ठीक है। और इस संतुलित बल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि एक वस्तु पर रखी
एक मेज पर रखी पुस्तक में कौन सा बल काम कर रहा है। तो वहां पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं कि कोई वस्तु है किसी जगह रखी है तो उस पर कौन सा बल काम कर रहा है, कोई कील रखा हुआ है किसी वस्तु पर तो उस पर कौन सा बल काम कर रहा है। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। अब हम एक एक करके सभी बलों को डिटेल से देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संपर्क बल। तो मैंने आपको बताया कि इस बल में क्या होता है, आपके शरीर के पार्ट उससे संपर्क करेंगे। हमने लिखा है संपर्क बल को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यह देखिए क्या कहते हैं, किसी वस्तु पर बल लगने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये आपका संपर्क बल होता है। मैंने लिखा है कि संपर्क आपका छड़ी या रस्सी के द्वारा भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि मैं एक मार्कर ली हूँ, ठीक है, और इसको मैं अपना छड़ी के द्वारा इस मार्कर के थ्रू आपको समझा रही हूँ। बोर्ड के साथ क्या है, ये मेरा संपर्क है, तो इस पर मेरा कौन सा बल लग रहा है, तो मेरा संपर्क बल रहा है। भले ही मेरा इस वस्तु के थ्रू संपर्क लग रहा है, लेकिन लग रहा है ना कॉन्टैक्ट में। हमने लिखा है कि जो संपर्क है आपके छड़ी के द्वारा भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं रस्सी के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि हमारी जो मांसपेशियां है इस बोर्ड से कांटेक्ट है। ठीक है, तो इस पर मेरा कौन सा बल लग रहा है, तो मेरा कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, यानी कि संपर्क बल लग रहा है। ठीक है, संपर्क बल मतलब समझिए कि बस इसमें मेरा संपर्क होना चाहिए बॉडी के पार्ट का। अब देखिए, इसमें संपर्क बल में आपका पेशीय बल आता है और घर्षण बल आता है। दो है, पेशीय बल और घर्षण बल। सबसे पहले बात करते हैं पेशीय बल, जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो ये कैसा होता है, देखिए, शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए हम कौन सा बल का इस्तेमाल करते हैं, हम पेशीय बल का। सपोज कीजिए कि आप पीने के लिए पानी ले रहे हैं, तो आप ग्लास में पानी को ढालकर पी रहे हैं, तो आपका ग्लास और हाथ के बीच संपर्क है। आप ग्लास पर कौन सा बल लगा रहे हैं, तो संपर्क बल लगा रहे हैं। आप नहाने के लिए मग को उठा रहे हैं, तो मग को अपने हाथों से उठाया, यानी कंटेक्ट किया हाथ से, तो आप मग और आपके हाथ के बीच कौन सा बल है, तो आपका संपर्क बल है। यानी कि हम अपने कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं और उसमें शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए हम किस बल का उपयोग करते हैं, तो हम आपका पेशीय बल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि पेशीय बल तभी लगेगा जब आपकी पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। जैसे कि आपको एग्जांपल देकर मैंने समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं घर्षण, यानी कि फ्रिक्शन क्या है। घर्षण के बारे में ऑलरेडी मैं चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा समझते हैं कि घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है। देखिए, हमने लिखा है कि वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन क्या है, घर्षण बल होता है। आप सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आप क्या करते हैं, आपका घर नजदीक, आप साइकिल से आ रहे हैं और आपका घर नजदीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ दूर साइकिल का पैडल मारना छोड़ देते हैं। आप देखें कुछ दूर आपका साइकिल घसटाते घसटाते क्या होता है, आपके जहां रोकना चाहते हैं वहां जाकर वो ऑलरेडी रुक जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ये है आपका साइकिल का पहिया, ठीक है, यह है आपका साइकिल का पहिया जो आगे डायरेक्शन में जा रहा है, ये गति कर रहा है आगे, लेकिन ये क्या होता है, ये रोड के संपर्क में है। रोड के क्या है, चक्का और आपका ये रोड दोनों संपर्क में है, ये गति इधर कर रहा है। और आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्रिक्शन यानी घर्षण हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा। अगर इधर मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन आपका इधर होगा, यानी कि गति इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर होगा। तो यानी कि ये जो रोड है और चक्का दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ गए और ये दोनों रगड़ खाएंगे, यहाँ रगड़ खाएंगे, तो ये क्या होता है, चक्का जाकर कुछ दूर यहाँ जाकर रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये वस्तु इधर से आ रही है, ठीक है, काफी तेजी से आ रही है, एकदम ऐसे अदम यहाँ पर जाकर, तो ऐसे आ रही है, तो ये रगड़ हेरा इधर में, तो कुछ दूर जाकर ये वस्तु रुक जाएगी। तो ये क्या होता है, ये आपका घर्षण होता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, घर्षण की दिशा हमेशा वस्तु के अपोजिट बल द्वारा ही दो सतहों के बीच लगा रहता है। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि घर्षण की दिशा हमेशा वस्तु के अपोजिट होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप साइकिल से इधर आ रहे हैं, सपोज कीजिए कि आपका दोनों साइकिल है, अगर आप इस इधर इधर आ रहे हैं, ठीक है, इधर आ रहे हैं, तो आपका रोड के साथ ये क्या होता है, संपर्क होगा, और आप पैडल नहीं मार रहे तो कुछ दूर चक्का इसे घसीटाते घसीटाते यहाँ पर आकर रुक जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण हुआ, दोनों के बीच संपर्क हुआ, इसीलिए साइकिल क्या होता है, बिना पैडल मारे ही कुछ दूर जाकर रुक जाता है। तो याद रखिए, गति हमेशा इधर होगा और फ्रिक्शन गति के विपरीत दिशा में ही क्या होता है, फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है। हमने लिखा है कि घर्षण की दिशा हमेशा वस्तु की गति के अपोजिट होता है, तभी जाकर ये क्या होता है, रुक जाएगा एक दूसरे के संपर्क में आने से। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। अगर दो सतहों के बीच संपर्क हुआ तो वहां पर कौन सा बल उत्पन्न होगा, तो घर्षण बल उत्पन्न होगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर असंपर्क बल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या होता है, संपर्क बल, पेशीय बल में भी संपर्क बल, जैसे कि आप मग उठा रहे हैं तो आपका हाथ मग से टच है तो उसमें आपका पेशीय बल हुआ। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और कुछ दूर जाने के बाद आप पैडल नहीं मार रहे हैं, आपको दिख रहा है कि हमको वहां जाकर रुकना है, तो आप पैडल नहीं मार रहे, लेकिन कुछ दूर साइकिल आपका जाता है और रोड से क्या होता है, घसीटाकर कुछ दूर रुक जाता है, यानी कि घसीटाना यानी कि घर्षण होना। घर्षण की वजह और घर्षण और साइकिल के पहिया दोनों के बीच क्या होता है, संपर्क होता है, ताकि इसके बाद ये क्या होता है, घर्षण की वजह से वस्तुएं रुक जाती है, तो कुछ दूर जाकर रुक जाती है। तो ये क्या होता है, दोनों संपर्क में, तो ये दोनों संपर्क बल के उदाहरण हुए। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए असंपर्क बल, जिसे हम असंपर्क बल में चुंबकीय बल हुआ।
आप क्या करते हैं, हम लोग जब छोटे थे तो ऐसे सिक्का रख ले, ऐसे सिक्का रख लेते थे और यहाँ पर एक बड़ा सा चुंबक लाते थे। चुंबक को थोड़ा सा सिक्के के पास लाते थे तो सारा सिक्का सट सट इसमें क्या होता है, सटते जाता था। यानी कि हम इसको तो हिलाई डुलाई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बिना हम संपर्क में लाए ये सारा सिक्का इस चुंबक में सट जा रहा था। तो ये कैसा बल है, तो ये आपका असंपर्क बल है, यानी कि बिना टच के ही ये सब काम हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है चुंबकीय बल जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये देखिए, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। अगर आप सिक्के की बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं हम दो चुंबक ले रहे हैं। ठीक है, हमने दो चुंबक लिया, ये दोनों चुंबक भी देखेंगे कि दोनों एक दूसरे में आकर तुरंत ऐसे सट जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह सटेंगे और किस मतलब पोजीशन पे सटेंगे और किस पोजीशन पे ये दोनों नहीं सटेंगे। तो ये क्या है, ये दोनों बिना सटाए ही क्या होता है, दोनों आपस में बल लगाते हैं और एक दूसरे में आकर सट जाते हैं। तो ये कौन सा बल हुआ, चुंबकीय बल हुआ। अब देखिए, हमने यहाँ पर दो चुंबक लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ये पहला चुंबक है। और यहाँ पर हमने दूसरा चुंबक लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। देखिए, दो चुंबक कब आपस में सटेंगे, अगर इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों अपोजिट पोल एक दूसरे के पास है तो ये तुरंत आकर एक दूसरे में सट जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही बात करें कि ये देखिए, ये आपका चुंबक है और यहाँ आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ आपका साउथ पोल है, तो ये दोनों चुंबक कभी भी आपस में नहीं सटेंगे। ठीक है, जब भी चुंबक आपस में सटेगा तो कब सटेगा, जब दोनों का विपरीत दिशा का पोल एक दूसरे के साथ हो। जैसे हमने लिखा है कि दो चुंबक के समान ध्रुव यानी कि पोल, समान ध्रुव की बारे में बात करें, यानी कि नॉर्थ पोल और ये भी हुआ, ये पहला चुंबक का नॉर्थ पोल, ये दूसरा चुंबक का नॉर्थ पोल। दो चुंबक के समान ध्रुव यानी कि पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि सटता ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं सटेंगे। इसको देखिए अच्छा से समझते हैं, सपोज कीजिए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, मान लेते ये दूसरा चुंबक है और ये आपका पहला चुंबक है। यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका मान लेते हैं साउथ पोल है और ये उसका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपका तीसरा चुंबक बनाते हैं, इसको हम दूसरा चुंबक बनाते हैं। देखिए, ये क्या काम करेगा कि ये आपका अपोजिट पोल है, साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। हमने लिखा है ना कि दो असमान ध्रुव यानी कि पोल एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अब देखिए, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों क्या है, असमान ध्रुव है। ठीक है, दोनों असमान पोल है, तो ये क्या करेंगे, तुरंत एक दूसरे को बहुत ही कस के चिपका लेंगे। ठीक है, ये दोनों का अगर एक दूसरे को चिपका लेंगे। और वही हम बात करते हैं कि मान लेते हैं ये भी एक पहला चुंबक है, ये आपका नॉर्थ पोल इधर है, इसका साउथ पोल है, तो ये कुछ भी कर लीजिए, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, एक दूसरे में नहीं सटेगा। समझ गया। अगर देखिए, दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कभी भी नॉर्थ पोल एक दूसरे में नहीं सटेगा। और दो चुंबक के असमान ध्रुव यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये दोनों एक दूसरे में तुरंत सट जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझाया कि साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे में सट जाएगा, लेकिन नॉर्थ पोल ये एक दूसरे में सटेगा ही नहीं। कितना भी आप सटा लीजिए, एक दूसरे को क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा, दूर भेजेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नॉर्थ पोल कभी नहीं सटेगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे में सट जाएगा। यानी कि सटने के लिए यानी कि सटने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों पोल आपका अलग अलग होना चाहिए। इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अब ये समझ गए चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है कि बिना संपर्क में आए ही दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे कि आप सभी बचपन में किए होंगे, चुंबक में सिक्के को सटाना, छड़ को सटाना, या फिर कोई भी चीजें हो, जैसे कोई भी चीजों को आप ढूंढते रहते हैं किसमें चुंबक है और उसको पास चुंबक लाएंगे तो वस्तु ऑटोमेटिक चुंबक में आकर सट जाती है बिना उसके संपर्क के। तो ये क्या होता है, या फिर ऐसे भी देखेंगे गंगा नदी में देखते होंगे कि लोग बड़ा सा चुंबक लेकर पानी में फेंक देते हैं। ठीक है, बस उनका इतना ही काम है। अब जितना भी आसपास के सिक्का हो सब चुंबक में सटकर ऊपर वो सट जाएगा, तो ये लोग ऊपर खींच लेते हैं। तो इसमें कौन सा बल लगता है, उसमें आपका यही चुंबकीय बल यानी कि असंपर्क बल लगता है, बिना संपर्क में, यानी कि जाकर वो सिक्का बटोर नहीं रहे, उठा नहीं रहे पानी में, बल्कि ये चुंबक की सहायता से सिक्के को खींच ले रहे हैं बिना संपर्क के। तो ये कौन सा बल हुआ, ये असंपर्क बल हुआ। अब देखिए, दूसरा बल इसमें क्या है, स्थिर वैद्युत बल, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे कि कंघी वाला मैंने आपको बताया कि बाल में दम कंघी तेजी से ऐसे रगड़िए, इसके बाद सिक्के कह रहे हैं कागज का बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, छोटा छोटा, और आप देखें कंघी को इतना ही ऊपर से सटाएंगे तो जितना भी छोटा छोटा जो आपका कागज का पेपर है ये तुरंत उठ कर आपका ये कंघी में सटना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा है, तो इन दोनों के बीच आपका स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। हमने यहाँ पर लिखा है कि एक आवेशित वस्तु कंघी को ऐसे बाल में रगड़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, कंघी में आवेश आ जाता है। तो हमने लिखा कि एक आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित कौन हुआ, कागज का जो टुकड़ा है वो अनावेशित हुआ क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं है। तो कोई दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल होता है।
वस्तु के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, यानी कि जो कागज का टुकड़ा आपका इस पर है और ये कंघी है, इसको आप दूर से सटा रहे हैं तो कागज का टुकड़ा सट जा रहा है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं होने के बावजूद एक दूसरे को मतलब ये सट जा रहा है कागज का टुकड़ा। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में ना होने पर भी यह बल काम करता है। तो ये इसलिए यह क्या हुआ, एक स्थिर वैद्युत बल, ये क्या हुआ, एक तरह का असंपर्क बल हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो देखिए ये लाइन आपके एग्जाम में आ गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। ठीक है, यह हर एक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। पर यहाँ पर हमने लिखा है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ओर से लगता है। पृथ्वी तो एक हमको खींच रही है अपनी ओर और हम भी अपने पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहे हैं, यानी कि हम दोनों एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाए हुए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर सीधी तरह से खड़े हैं। ये क्या होता है, तो ये कौन सा बल है, हमारे और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए जैसे कि सपोज कीजिए कि आप बाथरूम गए नहाने के लिए और आपने नल ऐसे खोला, तो देखेंगे कि नल का पानी ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, क्योंकि पानी को क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। आप बॉल ऊपर आकाश में फेंक रहे हैं लेकिन बॉल भी नीचे आ रहा है क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है जी, ये क्या है, कांस्टेंट है एक तरह का। ये हुआ m1 m2, ये दो द्रव्यमान है और ये r2 क्या है, दूरी है। देखिए इसको समझते हैं कि अगर जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल देखिए वस्तु जितना ही पृथ्वी के पास रहेगी, नजदीक रहेगी, पृथ्वी उसको और मतलब तेजी से खींचेगी। यानी कि अगर देखिए अगर दूरी बढ़ा, अगर दूरी बढ़ा तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि बहुत आकाश में कोई वस्तु चल गया तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम लगेगा, यानी और बहुत नजदीक है तो उसको पृथ्वी तुरंत अपनी ओर खींच लेगी। तो ये क्या होता है, अगर आपने दूरी, किसी वस्तु की दूरी बढ़ाई तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी वस्तु की दूरी घटाई तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, अपने आप मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये डायरेक्ट द्रव्यमान के देखिए गुरुत्वाकर्षण बल इस पर डायरेक्ट द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखिए जो वस्तु भारी होगी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा लगेगा। सपोज कि भारी वस्तु को देखिए आप, बहुत मेहनत लगता है उसको उठाने में क्योंकि पृथ्वी उसको एकदम खींची हुई है अपनी की तरफ, और वही हल्की वस्तु को तुरंत उठा लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, द्रव्यमान पर डायरेक्ट निर्भर करता है। ठीक है, जितना वस्तु भारी रहेगा, जितना जो वस्तु है भारी रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल उस पर इतना ही अधिक रहेगा। ठीक है, तो आप दो चीज समझे, क्या समझे हैं, पहला कि अगर आप वस्तु की दूरी को बढ़ाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप वस्तु की दूरी को घटाएं तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। यानी कि कोई वस्तु पृथ्वी के यहाँ है तो तुरंत तो पृथ्वी खींच लेगी, लेकिन कोई वस्तु बहुत ऊंचा है तो पृथ्वी उस पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हम सब प्रत्येक वस्तु पर लगता है और ये पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर भी लगाती है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। वही बात करें चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर देखें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग वहां पर तैरते रहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर क्यों नहीं तैरते, क्योंकि हम भी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगा है और पृथ्वी भी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाई है। इसकी वजह से दोनों क्या है, बैलेंस है और हम सीधे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए गुरुत्वाकर्षण। चलिए अब हम संतुलित बल और असंतुलित बल को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है, आता ही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आपका संतुलित बल, जिसे हम क्या कहते हैं कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बैलेंस फोर्स क्या है, संतुलित बल क्या है, यानी कि जो भी उस पर बल लग रहा है बिल्कुल संतुलित है, ना ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर है, दोनों ओर से जो भी है वो बराबर है, इसीलिए वस्तु संतुलित है। यानी कि बात करते हैं कि मान लेते हैं ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स पर इधर से आपका दोस्त 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और आप भी इधर से 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो क्या है, ना बॉक्स इधर ही जाएगा ना इधर ही जाएगा, बिल्कुल संतुलित अवस्था में रहेगा। तो वो किस तरह का उस पर बल लग रहा है, उस पर संतुलित बल लग रहा है। यानी कि ये आप एग्जाम्पल समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल आप समझेंगे कि जब आप रस्सा कसी का खेल खेलते हैं तो देखेंगे कि आपको बांटा जाता है कि हाँ इतने बल वाले लोग इतने जाएंगे यहाँ, मतलब साइज के अनुसार या बल के अनुसार भी देखकर लोगों की शारीरिक संरचना को भी देखकर लोग बांटते हैं कि तुम इसमें जाओ तुम इसमें जाओ। दोनों की तरफ का जो टीम है दोनों बराबर रहेंगे। तो दोनों टीम अगर बराबर है तो फिर दोनों में रस्सा कसी का खेल होगा। तो देखेंगे रस्सी ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, यानी कि इस खेल में क्या है, संतुलित बल लग रहा है, यानी कि ना रस्सी इधर बढ़ रहा है ना रस्सी इधर बढ़ रहा है। तो उस तरह के बल क्या हुआ, आपका संतुलित बल हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे ना भर भर के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन, मतलब इससे ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछता है कि एक कील है जो विरामावस्था में कहीं रखी हुई है, तो उस पर कौन सा बल लग रहा है। ठीक है, वहां पर आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा कि कहाँ आपको दिख रहा है संतुलित बल का एक युग में। ठीक है, एक दिया है कि टेबल पर रखी पुस्तक पर कौन सा, एक टेबल पर विरामावस्था में पुस्तक है उस पर कौन सा बल काम कर रहा है।
वहां पर भी ये ढूंढेंगे कि संतुलित बल कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन में। फिर आपको पूछ रहा है कि एक टेबल पर या फिर कहीं पर एक कील रखी हुई है, उस पर कौन सा बल लग रहा है, तो वहां पर भी आप इसी तरह के संतुलित बल का एक युग्म को ढूंढेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसको हम ऑप्शन में क्यों ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका इससे आया है और हर बार आपका यही ऑप्शन में सही है कि संतुलित बल का एक युग्म उस पर काम कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं इसको कैसे, एक ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। उसमें पूछा गया है कि एक वस्तु, एक मेज पर एक वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु विरामावस्था में वस्तु है, तो इस पर कौन सा बल काम कर रहा है, तो इस पर याद रखिएगा संतुलित बल का बल का पेयर काम कर रहा है, यानी कि कह रहे हैं कि बैलेंस फोर्स आपका पेयर में बैलेंस फोर्स इस पर काम कर रहा है। ठीक है, संतुलित बलों का एक युग में देखिए कैसे, यहाँ पर इसको समझा रहे, मान लें ये टेबल पर एक वस्तु रखी है बिल्कुल बिल्कुल विरामावस्था में। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि एस्थेटिक घर्षण में मैंने आपको पढ़ाया था कि एस्थेटिक फ्रिक्शन जो है ये क्या काम करती है, एस्थेटिक फ्रिक्शन, कि यह वस्तु की गति होने ही नहीं देगी। ठीक है, यह सबसे क्या होता है, पावरफुल फ्रिक्शन होता है जो वस्तु को गति करने से रोकती है। मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहला पावरफुल फ्रिक्शन, तो ये इस वस्तु को गति होने नहीं देगी, इसलिए इसे अपनी ओर खींच रही है। दूसरा ये चाह रहा है वस्तु की हम गति करें, तो यानी कि मोशन इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि ये इसको गति होने ही दे रहा है, ये गति करना चाहता है, तो ये दोनों तरफ से तो फोर्स लग रहा है। अब देखिए ऊपर नीचे की बात करते हैं, तो नीचे से यह वस्तु को पकड़ा हुआ है आपका पृथ्वी, अपनी ओर खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रहा है, यानी कि नीचे से ये फोर्स लगा रहा है। अब देखिए प्रतिक्रिया बल, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर बल लगाता है और फोर्स क्या है, ऊपर की ओर बल लगाता है। ठीक है, ये जो आपका प्रतिक्रिया बल है ये ऊपर की ओर बल लगा रहा है, यानी कि चारों बगल से इस पर वस्तु पर बल लगा हुआ है, इसीलिए वस्तु क्या है, यह विराम अवस्था में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये संतुलित बल का एक युग्म इस पर काम करता है, इसीलिए वस्तु विराम अवस्था में है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है क्योंकि विराम अवस्था में, तो इस तरह की गलती नहीं करिएगा। इस पर देखिए चारों तरफ से बल काम कर रहा है, तो इसलिए संतुलित बल का एक इस पर पेयर काम कर रहा है। ठीक है, तो बस आपको यही वाला ऑप्शन में लाइन ढूंढना है, कहाँ दिख रहा है, जहां भी दिख जाए कि कील विरामावस्था में इस पर कौन बल काम कर रहा है, कोई पिंड विरामावस्था में उस पर कौन सा बल काम कर रहा है, कोई पुस्तक विरामावस्था में उस पर कौन सा बल काम कर रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा संतुलित बल का एक युग में यानी कि एक पेयर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि संतुलित बल क्या है। अब देखिए यह क्या कह रहा है कि यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। संतुलित बल क्या करता है, यह गति की अवस्था को परिवर्तित ही नहीं करेगा, क्योंकि इस पर भाई दोनों तरफ से बल लग रहा है, यहाँ चारों बगल से बल लग रहा है, तो गति की अवस्था को परिवर्तित कैसे होने देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करने देता, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन को वहां से लिया हुआ है, क्योंकि बहुत एक ही टाइप का कितना क्वेश्चन आप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर असंतुलित बल। असंतुलित बल बिल्कुल इसके अपोजिट है। असंतुलित बल में क्या होता है कि मान लेते हैं ये बॉक्स है, ठीक है, ये आपका बॉक्स है, आप इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और आपका दोस्त इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भाई वस्तु आपकी ओर खसकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर वस्तु का मोशन हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों का हम नेट बल निकाले तो 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 न्यूटन बल ये ज्यादा लगा रहा है, तो वस्तु क्या होगी, इधर गति करेगा। वहीं हम रस्साकसी खेल की बात करें तो जिधर आपका बल ज्यादा लगेगा रस्सी को लोग उधर ही खींच लेते हैं, क्योंकि उसी तरह से गति करेगा, तो उस पर क्या होता है, असंतुलित बल का एक युग में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ के देखिए, हमने यहाँ लिखा है कि वस्तु अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। ठीक है, असंतुलित बल खिसकने की दिशा में कार्य करता है। अब देखिए हमने लिखा है कि किसी भी पिंड पर लगने वाले असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। मान लेते इस पिंड पर, मान लेते बॉक्स है, इस पिंड पर असंतुलित बल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको क्या करेगा, ये गति प्रदान करेगा, जिधर बल ज्यादा लगेगा उधर जाकर ये गति करना शुरू कर देगा। तो किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, यानी कि असंतुलित बल आपको गति प्रदान करता है और ये संतुलित बल या गति की अवस्था में परिवर्तित नहीं करता है। दोनों में अंतर समझ गए, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है। यहाँ से तो संतुलित बल से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर आपका बल वाला फोर्स वाला टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे दाब, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ से मस्त क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहले हम जानेंगे कि दाब क्या है। ठीक है, दाब क्या है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब जो लगने वाला बल है ये बल आपका 90 डिग्री के एंगल से लगता है। ठीक है, एकदम सीधे, अगर किसी वस्तु पर हम डायरेक्ट सीधे बल ऐसे दाब देते हैं, ऐसे सीधे अगर दाब देंगे तो उस पर ज्यादा दाब लगेगा, तो अगर 90 डिग्री से किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका दाब ज्यादा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और अगर ये दाब 90 डिग्री के एंगल से लग रहा है तो दाब बहुत ज्यादा
लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम बात कर, पर अब हम देखेंगे कि दाब का फार्मूला क्या होता है। तो दाब का फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि अगर हम किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगा रहे हैं तो उस वस्तु पर अपने आप दाब ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर उस वस्तु का ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जिस वस्तु पर हम बल ज्यादा लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका प्रेशर अपने आप ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके साथ रिलेशन है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक बैलून है। ठीक है, आपको इतना फूला हुआ बैलून दिख रहा है, आप इस पर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर समझिए, या फिर पहले समझते बल। अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं तो आप देखेंगे इस बैलून की आकृति आपको ऐसी हो जाएगी, यानी कि इस पर दाब भी लग गया। ठीक है, आपका इस पर प्रेशर लग गया, और लगेगा कि ये प्रेशर की वजह से अब फट जाएगा बैलून की, तब फटेगा। यानी कि क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर आप बल ज्यादा लगाते हैं तो प्रेशर भी उस वस्तु पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, ये दोनों आप समझ गए, इसका इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर दाब कम तो बल भी कम, अगर बल कम हुआ तो दाब भी अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन हम दाब और एरिया के बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका दाब और ये रहा आपका बल बटा, समझते हैं इसको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा, इसका आपका चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में आप समझ गए, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हुआ। तो अगर आप किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम है, अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल कम है तो उस पर दाब बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसको हम इस चाकू की मदद से समझते हैं। तो देखिए मैंने लिया है, ये रहा आपका चाकू। ये देखिए इसको पतला क्यों बना जाता है, इसका क्षेत्रफल इतना कम क्यों है। देखिए क्षेत्रफल यानी कि ये हुआ इसका लंबाई, और ये देखिए इसका क्या हुआ, चौड़ाई। ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, इतना पतला क्यों है, क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल कम है और हम इस पर ऐसे दाब लगाते हैं, सपोज कीजिए कि इसका ये क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कम है, ये क्षेत्रफल कम है, अगर हम इस पर क्या होता है दाब लगाते हैं, ऐसे किसी वस्तु पर, इस पर चाकू पर दाब लगाते हैं, तो ये क्या होता है, ये तुरंत ये वस्तु को, नीचे वाली वस्तु को काट देगा। क्यों काट देगा, क्योंकि अगर देखिए किसी वस्तु का क्षेत्रफल अगर कम हो तो उस पर दाब ज्यादा लगेगा। इसीलिए इस चाकू को अगर किसी चाकू से किसी वस्तु को काटते हैं तो आसानी से कट जाता है, क्योंकि चाकू का क्षेत्रफल कम होता है और उस पर दाब ज्यादा लगेगा। दाब ज्यादा लगने से वो वस्तु जो आप जिसको काट रहे हैं वो दो भागों में कट जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने इसको एग्जाम्पल से समझा दिया कि इस वस्तु का क्षेत्रफल कम है, इस वस्तु का क्षेत्रफल, चाकू का क्षेत्रफल कम है, अगर हम इस चाकू से किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं तो दाब ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कम है और इस वस्तु को, जो ये वस्तु है, इसको तुरंत काट देगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दाब का। अगर क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो उस पर दाब कम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला से तो आप चाकू वाला समझ गए। अब पूछता है कि कुली सामान को उठाते समय अपने सर पर पगड़ी क्यों रखता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको भी समझेंगे। ये हुआ आपका दाब और ये हुआ बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए मतलब ये क्या होता है, बल, इसके सर पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत ज्यादा बल है। ठीक है, तो देखिए जैसे सर पर, अपने सर पर जो सामान रखा है, तो सामान बहुत भारी, यानी कि बल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब बल उसके सर पर ज्यादा लग रहा है तो भाई उसके सर पर ये प्रेशर भी तो ज्यादा लगेगा, दम ऐसे प्रेशर लगेगा, आदमी ऐसे धंस जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए, इस दाब को कम करने के लिए ये क्या करता है, क्षेत्रफल को बढ़ा देगा। क्षेत्रफल को बढ़ाएगा तो ये दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, तो क्या करता है, कुली की एक पगड़ी लपेटेगा, अपने सर पर रख लेगा, सर के ऊपर रहेगा आपका वस्तु। यानी कि देखिए क्षेत्रफल अपना पगड़ी रख के बढ़ा दिया। ठीक है, पगड़ी सर पर रख लिया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया। अब जैसे ही इसका क्षेत्रफल बढ़ा, ये जो पगड़ी रखा है, समझिए कि ये जो पगड़ी है, ये क्या किया कि क्षेत्रफल को बढ़ा दिया है। अब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ये दाब ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और ये जो बल है, जो फोर्स है, बस जो कुली सर पर सामान लिया है, इसका भार जो होता है इस व्यक्ति पर कम पड़ेगा, क्योंकि भाई इसने क्षेत्रफल बढ़ा दिया है पगड़ी लगाकर, और ये इसका दाब कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका कुली वाले से भी पूछा है कि कुली सामान को उठाते समय अपने सर पर पगड़ी क्यों रखते हैं, तो आपको जवाब होगा कि अपने क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल बढ़ाता है जिससे दाब कम लगे। ठीक है, दाब को कम करने के लिए, या फिर लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। अब जैसा भी वो ऑप्शन दे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया, इसको हम भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने दोनों एग्जाम्पल समझा दिए, दोनों एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखिएगा, जब दाब बढ़ेगा, जब बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, जब बल घटेगा दाब घटेगा, जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा, जब क्षेत्रफल घटेगा तो दाब ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यानी कि इसके साथ ये उल्टा रिलेशन है, अगर ये बढ़ा तो ये कम होगा, और इसके साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये आप समझ गए दाब का। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमें दो तरह के दाब को पढ़ना है, एक आपका वायुमंडलीय दाब, एक आपका द्रव का दाब। इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं।
चलिए अब हम यहाँ पर वायुमंडलीय दाब और यहाँ पर तरलों में दाब को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपका 21 जनवरी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 7 जुलाई और भी प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसमें है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती है और ये पांचों परतें हमारे ऊपर क्या होती है, दाब लगाती है, दाब लगाई हुई है, लेकिन हमें क्यों नहीं महसूस होता है, क्योंकि हमारा शरीर में जो रक्त है वो देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है, सब परिसंचरण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है और हमारा शरीर क्या होता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो हमारा शरीर में जो प्रेशर है, जो प्रेशर बन रहा है वो क्या करता है, हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब ऐसे लगाया है और हमारे शरीर में जो दाब बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, ये भी क्या कर रहा है, उस पर अंदर से दाब लगा रहा है, वायुमंडलीय दाब बाहर से दाब लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, इसीलिए हमें वायुमंडलीय दाब जो हमारे शरीर पर लग रहा है हमें महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो देखेंगे कि उसके जो अंदर का दाब है, जो प्रेशर था, जो रक्त ऊपर नीचे कर रहा था, जिसकी वजह से उष्मा उत्पन्न हो रहा था, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि आदमी तो मर चुका है। तो उसकी स्थिति में क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब प्रेशर लगाता है और वो हमारे अंदर से अब कोई प्रेशर लगाने वाला रहा नहीं, तो क्या होता है कि वो प्रेशर बाहर से लगाएगा, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बाहरी प्रेशर हमारे ऊपर आता है, तो इसी वजह से मृत व्यक्ति का शरीर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो और जो हम लोग जो जीवित व्यक्ति है, क्योंकि हमारे अंदर ब्लड प्रेशर भी प्रेशर लगा रहा है अंदर से और वायुमंडलीय दाब भी प्रेशर लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमें वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है या नहीं लगा रहा है हमें मालूम नहीं चलता है। ठीक है, तो आप समझ गए वायुमंडलीय दाब। देखिए यहाँ पर आपके 2 प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको समझाते हैं। एक पूछ रहा है कि एक रबड़ का शक्कर है, ठीक है, जब एक सतह पर दबाया जाता है तो यह चिपक जाता है। जैसे कि देखते हैं रबड़ की हाथ में लगाकर दीवार पर लोग ऐसे चिपका चिपका कर चढ़ जाते हैं, तो वो क्यों चिपक जाता है, यही पूछ रहा है। तो वो आपका वायुमंडलीय दाब की वजह से चिपकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और ये रहा रबड़ का जो ये है शक्कर, जो रबड़ शक्कर है ये रहा। ठीक है, और ये वाला इसमें जाकर चिपक क्यों गया, क्योंकि जब हम चिकनी सतह में इसको चिपकाते हैं तो इसके अंदर की जो वायु है ये चिपकाने के दौरान चिपकाते समय बाहर आ जाता है। ठीक है, ये वायु क्या होता है, बाहर आ जाता है और इसमें बहुत कम मात्रा में वायु रह जाता है। अब ये वायुमंडलीय दाब इस पर प्रेशर मारेगा और इधर से ये दाब भी प्रेशर मारेगा, लेकिन यहाँ पर जो होता है इसके अंदर में वायु बहुत कम रह गया है। ठीक है, इसके अंदर की वायु कम रह गया है और ये बाहर में बहुत तेजी से वायुमंडलीय दाब इस पर प्रेशर मार रहा है, इसीलिए क्या होता है कि ये दीवार में चिपक जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा है कि एक रबड़ शक्कर, जिसकी बात करते हैं, रबड़ चूसक की बात करते हैं, अगर इसे हम किसी सतह पर चिपकाते हैं तो चिपक क्यों जाता है, तो इसका वजह है वायुमंडलीय दाब। क्योंकि जब चिपकाने के दौरान जब हम रबड़ को सतह पर चिपकाते हैं तो रबड़ के अंदर जो ये वायु है ये बाहर निकल जाता है और अब उसके बाद ये वायुमंडलीय दाब इस पर प्रेशर डाले हुए है और इसमें जो कम मात्रा में जो वायु वो भी दाब इधर से प्रेशर डालता है, लेकिन ये ज्यादा प्रेशर होगा, ये कम, तो ये क्या करता है, इसको इसमें चिपका देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रेशर देता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि गुब्बारा ऊंचाई पर जाने पर फूट क्यों जाता है, तो इसका भी वजह है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब इसका आंसर कैसे होगा, देखिए मान लेते हैं ये गुब्बारा है, इसमें आपने वायु भरकर उड़ा दिया। अब ये आकाश में ऊंचाई पर गया तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा वायुमंडलीय दाब हमारा कम होते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा तो भाई इधर से वायुमंडलीय दाब का प्रेशर कम होते जाएगा और ये क्या होता है, ये अपना प्रेशर जितना इसमें भरा हुआ है वायु उसका दाब लगाता है और इधर से दाब लगता ही नहीं है, तो एक टाइम बाद क्या होता है, ये फट जाता है ऊंचाई पर जाने पर। इसी वजह से गुब्बारा फट जाता है, क्योंकि गुब्बारा में एक कांस्टेंट प्रेशर भर के ऊपर उड़ा दिया जाता है और आकाश में जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और गुब्बारा अंदर से प्रेशर लगा रहा है पर बाहर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से गुब्बारा फट जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आपका वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। देखिए हमने लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, और यह दाब को संतुलित कर देता है, यानी कि हमें महसूस ही नहीं होता है कि हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया, तो ये वाला लाइन भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि हमारा शरीर का दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों क्या होता है, बराबर होते हैं। ठीक है, संतुलित होता है, ये वाला भी आया है, ये भी आया और ये भी आया है।
ये दोनों तीनों आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तरलों में दाब की बात करें तो पहले हम जानेंगे कि तरल कौन है। तरल आपका द्रव भी है और तरल आपका गैस भी है। द्रव और गैस दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या कहलाते हैं, तरल कहलाते हैं। और ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। यहाँ पर हमने लिखा है कि तरलों में भी भार होते हैं, यानी कि इस द्रव में भी भार होगा, इस गैस में भी भार होगा। कैसे, इसको समझेंगे। जैसे कि आप घर में जो खाना बनाते हैं गैस सिलेंडर पर, अगर गैस सिलेंडर खाली रहता है, उसमें गैस नहीं रहता, तो आप देखते हैं कितनी आसानी से उसको उठा लेते हैं। लेकिन उसमें अगर गैस भरा रहता है, ये गैस उसमें भरा रहता है, तो वो क्या होता है, आपको बहुत भारी महसूस होता है, जल्दी आप उसे नहीं उठा पाएंगे। तो इसकी वजह से आप समझ गए ना कि गैस में भी क्या होता है, भार होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर द्रव पर। द्रव में तो देखिए, जैसे ही आप क्या करते हैं, खाली बोतल लेते हैं, खाली बोतल को आप ढंढनाते चलेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें आप पानी भर लेते हैं, तो पानी भरेंगे तो आप क्या भरेंगे, एक प्रकार का द्रव भर रहे हैं, तो बोतल क्या हो जाएगा, आपका भारी हो जाएगा। यानी कि द्रव और गैस दोनों में भी भार होता है, यानी तरलों में भी भार होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि तरलों में भी भार होते हैं और वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। यानी कि द्रव और गैस, यानी कह सकते हैं कि तरल भी क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। कहाँ, तो गैस आधार, उसके आधार और दीवारों पर। और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, और यह सभी दिशाओं में भी सभी दिशाओं में लगाते हैं। यह जो दाब है, यह सभी दिशाओं में लगाते हैं। अगर आप किसी चीज में अगर आप लिक्विड डाल रहे हैं, यानी कि द्रव डाल रहे हैं या गैस डाल रहे हैं, तो वो दीवार के सभी, वो उस बर्तन के सभी दीवारों पर क्या करेंगे, अपना दाब लगाएंगे, अपना भार लगाएंगे, ठीक है। यानी कि अपना दाब लगाते हैं, समझ गए। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कटोरा है, इसमें आपने लिक्विड डाला है, तो लिक्विड डाला है तो ये तो आपके इसके आधार पर भी भार लगाएगा और इसके दीवारों पर भी आपका ये क्या होता है, ये दाब लगाएगा, ठीक है। इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा, इधर भी दाब लगाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि गैस और आपका ये द्रव और गैस, ये क्या करते हैं, ये सतह के दीवारों और इसके आधार पर अपना दाब लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये भी सभी दिशाओं में लगाते हैं। ये लाइन पूछा हुआ है कि कहाँ लगाते हैं, तो सभी दिशाओं में लगाते हैं। अब हमने लिखा है कि परंतु सबसे ज्यादा दाब यह निचली सतह पर लगाते हैं। देखिए निचली सतह पर लगाते हैं, ये आपका लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब इसी पर ही क्वेश्चन कैसे पूछ दिया है कि देखिए, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये एक आपका कंटेनर, समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, इसमें 3 छिद्र किए गए हैं, छिद्र ए, छिद्र बी और छिद्र सी, यानी कि 3 गो छिद्र किए हैं। अब इसमें कहा गया है कि इसमें बहुत सारा आपने पानी भर दिया और 3 गो छिद्र कर दिए, तो बताइए कि सबसे ज्यादा किस छिद्र से पानी निकलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि सबसे ज्यादा दाब आपकी निचली सतह पर लगता है। तो जब निचली सतह पर लगेगा तो यहाँ वाला पानी बहुत दूर फेंकेगा, इसके बाद ये वाला पानी यहाँ फेंकेगा और ये वाला पानी यहाँ फेंकेगा। यानी कि ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो याद रखिएगा, द्रव सबसे ज्यादा निचली सतह पर दाब लगाते हैं। सभी दिशाओं में तो लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ लगाते हैं, निचली सतह पर। इसीलिए जो नीचे का छिद्र से पानी आपको ज्यादा दूर फेंकेगा। और ये आपको 21 जनवरी वाला पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए, इसको हमने दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, पानी की टंकी वाला। मान लेते हैं आपके घर में आपका घर 3 ताला है, समझिए 3 ताला पर, आपका घर 3 ताला पर, तो आप देखेंगे सबसे नीचे वाला का नल खुलेगा ना, इतना फोर्स से पानी फेंकता है कि अगर उसको हाथ पर भी पानी लगे तो आपको चोट थोड़ा सा महसूस होगा। लेकिन आप 3rd फ्लोर पर जाकर नल खुलेगा तो नॉर्मल पानी गिरता है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे निचली सतह पर आपका दाब ज्यादा लगेगा। जब दाब ज्यादा लगता है तो बहुत तेजी से फोर्स से पानी आपको फेंकता है। तो आप पानी टंकी के उदाहरण भी समझ लिए। इस पर आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि बांध की जो दीवार है, आप देखेंगे काफी मोटी नीचे से बनाई जाती है। क्यों मोटी बनाई जाती है, क्योंकि जो बांध पानी है वो क्या होता है, तरल है, और तरल जो होता है सबसे निचली सतह पर बहुत ज्यादा दाब लगाते हैं। अगर हम नीचे का ही दीवार पतला बना देंगे तो बांध टूट जाएगा। इसीलिए बांध बहुत मोटे मोटे नीचे से बनाए जाते हैं, ताकि यह क्या होता है, निचली सतह पर इनका दाब जो होता है बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए मोटे दीवार होते हैं। ये समझ गए दोनों। इसको तो आप नॉर्मल लाइफ में अभी भी जाकर देख सकते हैं, और ये भी आप करके देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नीचे दाब बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी फोर्सिंग बहुत ज्यादा होगी। तो जो सबसे नीचे जिसका छिद्र होगा उसकी सबसे ज्यादा फोर्सिंग होगी, जितना ऊपर रहेगा उसकी क्या होती है, फोर्सिंग कम होती है। इसी को समझ लेते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर की जो नली होती है, जो नल खोलिएगा नॉर्मल पानी गिरता है, झरना खोलिएगा थर्ड फ्लोर का तो नॉर्मल ऐसे गिरेगा। और वहीं फर्स्ट फ्लोर का झरना खोलिए, इतना तेज फोर्सिंग के साथ फेंकता है पानी। तो ये समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा था कि मान लेते हैं एक बैलून है, इसमें पूरा वैसे पानी भरा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें पानी भरा हुआ है, और क्या होता है, आप इसमें जहां तहां छिद्र कर दिए हैं। अब बताइए कि क्या इसमें भी क्या कोई ज्यादा दूर फेंकेगा, कोई कम फेंकेगा, तो नहीं। इसमें जो पानी गिरेगा वो नॉर्मली जितना सबका गिर रहा है उतना ही ये भी गिरेगा, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें जो होता है ये सभी दिशाओं में लग रहा है, ये गोल है, इसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि निचली सतह ही है ऊपरी सतह, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं
जो गोल बैलून है, बैलून में अगर छिद्र कर देंगे तो आप देखेंगे जितना पानी सब छिद्रों से भी, जितना एक छिद्र से गिरा उतना सभी छिद्रों से गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप तरलों में दाब देख लिए, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब देख लिए। अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब मेज की सतह पर आराम से पड़ी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि किताब की बात करें वो भी मेज पर पड़ी है, विरामावस्था में पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उस पर लगने वाले बलों सही है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज़ के बारे में कहे कि अब यहाँ पर पड़ी हुई है या चीज़ है या विरामावस्था में, तो उस पर किसी बल के बारे में पूछे तो वहाँ पर आपको क्या करना, संतुलित बलों की एक जोड़ी को खोजना ऑप्शन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स उस पर लग रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि विरामावस्था, एक सेकेंड, यहाँ पर कह रहा है कि विरामावस्था में किसी तरल में दाब। अब आपको क्या होता है कि देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये मान लेते हैं एक ग्लास है और इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पानी आपका इसके दीवार पर भी दाब लगा रहा है और इसके सतह पर भी, तो दीवार इधर भी तो इधर भी, यानी कि ये सभी दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रबर चूसक जब एक सतह पर दबाया जाता है तो यह इस पर चिपक जाता है। तो इसका क्या कारण, तो मैंने आपको बताया कि यह क्या है, वायुमंडलीय दाब के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सभी असंपर्क बल है सिवाय, मतलब कौन, इनमें से कौन असंपर्क बल नहीं है। तो असंपर्क बल की बात करते, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है, चुंबकीय बल भी असंपर्क बल है, स्थिरवैद्युत बल भी असंपर्क है। लेकिन क्या है कि घर्षण बल असंपर्क बल नहीं है। यह क्या होता है कि घर्षण बल आपके दो सतहों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि घर्षण बल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लकड़ी का एक ब्लॉक एक मेज पर आराम से पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ कह दिया कि आराम से पड़ा है, तो कह रहा है कि इनमें इस पर कौन सा बल काम कर रहा है। तो आपको क्या ढूंढना है कि हमें संतुलित बल की एक जोड़ी को ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि देयर इज ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि संतुलित बलों की एक जोड़ी काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, असंपर्क बल इनमें से कौन है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी असंपर्क बल है और चुंबकीय बल भी असंपर्क बल है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लोहे का एक ठोस आयताकार गुटका एक मेज के शीर्ष पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जिसकी विभिन्न फलकें मेज को छूती है, तो इस स्थितियों में ठोस गुटका लागू करता है क्या। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको भाई सोचना है। पहले तो हमें जानना है कि देखिए दाब क्या होता है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि आपका दाब बढ़ेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर दाब घटेगा, आपका दाब घटेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए कैसे, इसको पहले क्लियर कर लें। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए लोहे का एक ठोस आयताकार गुटका है, मान लेते हैं ये आयताकार गुटका है। ठीक है, ये आयताकार गुटका है और ये गुटका का अगर आप वजन कर रहे हैं, बल कितना है, तो इस मान लेते हैं इसका वजन 5 न्यूटन है। ठीक है, अब आप इसको किसी भी तरह से रख लीजिए तराजू में, तो इसका हमेशा वजन कितना रहेगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जिसकी विभिन्न फलकें मेज को छूती है, इस स्थितियों में ठोस गुटका लागू करता है, यानी कि इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है बल और दाब। तो आपको मालूम है कि बल तो भाई समान रहेगा, तो भिन्न भिन्न बल वाला तो आपका ये ऑप्शन कट जाएगा, तो आपका ए होगा या 2 होगा। अब देखिए दाब की बात करते हैं। तो देखिए अगर ये मान लेते हैं ये आपका मेज है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से रखते हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही क्षेत्रफल कम होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, दाब जो होता है इस पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसी मेज पर इसी गुटका को सेम इस तरह से रखते हैं, ये जो आपका आयताकार है इसको इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ क्षेत्रफल कम है और यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है। जैसे ही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, यानी कि इस स्थिति में आपका ये भिन्न भिन्न दाब लगा रहा है। लेकिन बल क्या होता है, यहाँ 5 न्यूटन का है तो यहाँ भी 5 न्यूटन का होगा। ठीक है,
तो यहाँ कह सकते हैं कि समान बल लगेगा, लेकिन दाब जो होता है भिन्न भिन्न रहेगा, क्योंकि दाब आपका निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। अगर क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब कम, ठीक है। लेकिन वही बात करें बल की, तो जो मान लेते हैं ये 5 न्यूटन का है आयताकार गुटका, तो ये भी आपका 5 न्यूटन का है, ये भी 5 न्यूटन का होगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से रख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से रख रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल कम हो जा रहा है। क्षेत्रफल कम दाब ज़्यादा, क्षेत्रफल ज़्यादा यहाँ पर दाब कम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हम वायुमंडल के भार से, देखिए एक मिनट, यहाँ कह रहा है कि हम वायुमंडल के भार से उत्पन्न दबाव से दब नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दब रहे? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि हमारा शरीर भी क्या करता है, प्रेशर लगाता है, और उधर से वायुमंडलीय दाब, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है, बाहर से दाब को यह क्या कर रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके लागू होने वाली विधि के संदर्भ में दूसरों से भिन्न है। यानी कि दूसरों से भिन्न, इन चारों में कौन भिन्न है? तो देखिए स्थिर वैद्युत बल ये क्या है, ये आपका असंपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है, चुंबकीय बल असंपर्क बल है, लेकिन जो घर्षण बल है क्या, ये संपर्क बल है, और ये क्या है, ये दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी सतह पर एक वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, तब उस पर कार्य करने वाले बलों के विषय में निम्नलिखित में से क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे। फिर हमें संतुलित बल को ढूंढना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं कि उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि उस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है, ठीक है। उस पर संतुलित बलों के कई युग्म भी काम कर रहे हैं। ये दोनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ कह रहा है कि लोग आम तौर पर सिर पर भारी वजन रखने से पहले अपने सिर पर कपड़े के गोल लपेट रखते हैं, यह क्यों? तो देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया अभी, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि एरिया होता है, ठीक है। जैसे अब हमें क्या करना है, आप भारी वजन ले रहा है, भारी वजन का कोई सामान लिया है, ठीक है। जब भारी वजन का सामान लिया है और उसका क्षेत्रफल भाई एकदम डायरेक्ट सर पर आ रहा है तो उसका दाब ज़्यादा होगा। लेकिन अब क्या कर रहा है कि वो अपने सिर पर यहाँ पर गोल कपड़ा रख ले रहा है, यानी कि क्या कर दिया, एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एरिया जैसे बढ़ा तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने से उसको जो शरीर पर, जो अपने सर पर सामान लिया वो आपको मतलब भारी दाब नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही है कि संपर्क क्षेत्रफल ये जो क्या है बढ़ गया, इसकी वजह से ये जो दाब है ये क्या हो गया, कम हो गया, इसीलिए इसको सर पर रखते हैं। दूसरा कह रहा है कि संपर्क क्षेत्रफल को कम करने से दाब कम हो जाता है, बिल्कुल गलत है। अगर हम ये क्षेत्रफल को कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन वहीं अगर हम क्षेत्रफल को कम करेंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से बल कम होता है। अब देखिए संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से कह रहा है, इसको हम क्लीन करके आपको समझाते हैं। ओहो इसमें तो है ही नहीं, पहले छोड़िए इसको। यहाँ पर कह रहा है कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से बल कम हो जाता है, बल कम हो जाता है। देखिए मान लेते हैं क्षेत्रफल, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, अगर ये क्षेत्रफल होगा तो क्या इस पर ये कम होगा, बिल्कुल नहीं, ये इसके साथ डायरेक्ट प्रभाव में है, ठीक है। और ये इसके अपोजिट है, ये इसके साथ है सेम टू सेम। जैसा अगर दाब बढ़ा तो प्रेशर, दाब ये बढ़ा तो बल भी बढ़ेगा, लेकिन दाब बढ़ा तो आपका एरिया क्या होता है, ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है चौथा है कि संपर्क क्षेत्रफल घटने से बल घटता है बढ़ता है, इस पर बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस एरिया का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर पहला हो जाएगा कि संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए सर पर आप गोल पगड़ी रखते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजना के पास 3 चुंबक है ABC, ठीक है। इसके ध्रुव क्रमशः A1, A2, B1, B2 और C1, C3 है। यहाँ पर कह रहा है चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उस पर क्या परिक्षण होगा। देखिए संजना के पास 3 चुंबक है, एक है आपका ABC, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और ये मान लेते हैं C है, ठीक है। ये इसका पोल है A1, ये है A2, इसका हो जाएगा B1 और इसका हो जाएगा B2, ठीक है। इसका हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2।
ये आप समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने पर उनके प्रशिक्षण करने की बात कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि A1 और A1 B1 को प्रतिकर्षित करता है। ये आपका A2 है, ये 1 है, ठीक है। A1 क्या कर रहा है, एक सेकेंड, देखिए A1 क्या कर रहा है कि B1 को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि A1 और B1 को प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो ये भी इसका नॉर्थ पोल है, अगर ये इसका साउथ पोल है तो ये भी इसका साउथ पोल है, इसलिए क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि A1 C2 को प्रतिकर्षित कर रहा है। A1 जो है यह C2 को, A1 क्या है, यह C2 को भी प्रतिकर्षित कर रहा है, यानी कि ये तीनों का कैरेक्टर नेचर कैसा है, बिल्कुल सेम है। अगर तीनों नॉर्थ पोल है तो तीनों नॉर्थ पोल होगा, यदि तीनों साउथ पोल है तो तीनों साउथ पोल होगा। तीनों मतलब समझ रहे हैं, A1 B1 और ये C2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि C1 उत्तरी ध्रुव है, अगर C1 उत्तरी है तो ये क्या है, साउथ पोल हो गया। जब ये साउथ पोल है तो B1 भी साउथ पोल है, इसके बाद A1 भी क्या है, साउथ पोल है, ठीक है, समझ गए, क्योंकि C2 क्या है, यहाँ पर साउथ पोल है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए यहाँ पर तो B1 और A1 दोनों दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही बैठ रहा है, क्योंकि देखिए B1, ठीक है, और A1 ये दोनों क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव समझ गए, क्योंकि C2 यहाँ भी दक्षिणी ध्रुव है। और देखिए जो ध्रुव, अगर दक्षिणी ध्रुव तीनों है तो तीनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अगर दक्षिणी ध्रुव तीनों है तो तीनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, मैंने आपको बताया डिटेल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ठीक है। देखिए बात कर रहा है कि जब बल समान हो, किसी सतह का क्षेत्रफल जितना छोटा होता है उस पर दाब उतना अधिक होता है। ये तो बिल्कुल सही है कि क्षेत्रफल अगर कम हुआ तो दाब उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि द्रव पात्र की दीवारों पर दाब डालते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि हाँ डालते हैं। तीसरा कह रहा है कि वायु हम पर वायुमंडलीय दबाव डालती है, ये भी सही है। चौथा कह रहा है कि हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते, ठीक है, क्योंकि यह मात्रा में नगण्य, बिल्कुल गलत। ये मात्रा में नगण्य नहीं होता है, बल्कि हमारा शरीर भी दाब उत्पन्न करता है, प्रेशर होता है हमारे शरीर में, और ये वायुमंडलीय प्रेशर को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। बल्कि तो यहाँ पर नगण्य की बात किया गया कि नगण्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यही ऑप्शन आपका गलत है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थिर वैद्युत बल एक असंपर्क बल है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कि चुंबक द्वारा वस्तुओं को उठाने की योग्यता संपर्क का बल का एक उदाहरण है, बिल्कुल गलत। चुंबकीय बल कभी भी संपर्क बल नहीं होता है। वायु से गुजरता वायुयान असंपर्क बल का एक उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क बल है। पहले यहाँ पर समझते हैं कि वायु से गुजरता वायुयान असंपर्क बल का उदाहरण। देखिए ये आप क्वेश्चन समझिए कि मान लेते हैं एक वायु में आपका ये वायु है, इस पर आपका ये एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, समझ लीजिए। तो आपका ये असंपर्क बल नहीं हुआ, ये संपर्क बल हुआ, क्योंकि यहाँ पर वायु और एरोप्लेन के बीच में घर्षण होगा, और घर्षण क्या है, एक प्रकार का संपर्क बल है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का असंपर्क बल है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ए और डी ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए और डी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित को पहचानिए। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, यानी प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर, तो ये कौन सा बल लगाता था, एक मिनट, तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जब गुरुत्वाकर्षण बल होगा तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएंगे दोनों, कि प्रत्येक वस्तु पर बल लगाता है कौन, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करता है बल, उसके क्या कहते हैं, उसे हम दाब कहते हैं, आपने पढ़ा ना, उसे प्रेशर कहते हैं, ओके। असंपर्क बल कौन है, निम्नलिखित में असंपर्क बल कौन है, तो यहाँ पर चुंबकीय बल, दोनों में ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर समझ लीजिए चुंबकीय बल होगा, यानी कि तीसरा का सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तीनों कौन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, दाब और चुंबकीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, जो क्योंकि ये चुंबकीय क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे लोग उस पर देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको समझा देते रहे हैं कि वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, ये बिल्कुल सही है कि हाँ एक अस्थायी चुंबक है भाई। इसके बाद कह रहा है कि यह एक दुर्बल चुंबक है, बिल्कुल गलत, ये दुर्बल चुंबक नहीं है। तो इसके अनुसार आपका ए सही है, आर गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ तीसरा हो जाएगा, ठीक है,
ए सही है और आर गलत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न सतहों ऊंचाइयों पर समरूप एकरूप 3 छेद दिए गए हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि मान लेते हैं ये प्लास्टिक की बोतल है, सपोज कीजिए कि प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न सतहों यानी कि ऊंचाइयों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए हैं। चलिए 3 छेद इसको हम कर देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेद से पानी के प्रभाव के बारे में सही है। ओके, यहाँ पहला कह रहा है कि न्यूनतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया ना कि नीचे वाला ज़्यादा बल लगाता है, ज़्यादा फोर्स होता है, तो ये आपका ज़्यादा जाएगा पानी, ठीक है। ए ऑप्शन तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। बिल्कुल गलत, ये इससे नहीं आएगा। तीसरा कह रहा है कि सभी छेदों से समान पानी बाहर आएगा। ये भी गलत हो जाएगा। न्यूनतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। न्यूनतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये बिल्कुल सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, गलत। सभी पानी समान दूरी पर भी गलत। देखिए जो नीचे है उसका दाब अधिक होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी फेंकेगा। 2 ताला पाव वाला थोड़ा कम फेंकेगा और 3 ताला पाव वाला बिल्कुल मतलब थोड़ा सा कम फेंकेगा। याद रखिएगा नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको घर की टंकी का समझाया है कि 3 ताला पर अगर टंकी है तो आपका सबसे पहला ताला पर पानी बहुत ही प्रेशर से फेंकता है, तो इसमें क्या होता है नीचे प्रेशर के साथ फेंकेगा। तो यहाँ पर आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और डी। यहाँ पर ए और डी यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नहीं, यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।